और एक आप देखिए यहाँ से भी मिला सकते हैं। तो यानी वो तीनों जो एरिया आपको मिलेंगे वो तीनों आपको बराबर भागों में विभाजित मिलेंगे। तो ये जो तीन आपके क्षेत्रफल हैं, तीनों जो त्रिभुज हैं, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए कि केंद्रक है वो त्रिभुज को, केंद्रक त्रिभुज को तीन बराबर भागों में बांटता है। त्रिभुज को, ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई, तीन बराबर भागों में बांटता है। केंद्रक है वो त्रिभुज को तीन बराबर भागों में बांटता है। और एक देखिए 1 2 3 और एक आपके पास ये वाला एरिया रह गया, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, जो तीनों के एरिया हैं वो आपको बराबर भागों में विभाजित मिलेंगे। एक कंसेप्ट और देखिए यहाँ पर, ये जो माध्यिका आप खींचते हैं त्रिभुज के अंदर, एक मिनट, ये आप त्रिभुज के अंदर माध्यिका खींचते हैं, ये आपका ट्राइंगल है। देखिए कंसेप्ट एक एक चीज समझनी है आपको, सेंट्रोइड के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये आपका कंसेप्ट है ABC। अब यहां से आप माध्यिका खींचेंगे तो माध्यिका क्या करेगी, देखिए इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगी, यानी ये 20 थी तो इसे 10 और 10। अब माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को भी 2 बराबर भागों में बांट देती है, यानी ये एरिया भी आपका एक जैसा आएगा। अगर इसे D दे देते हैं, यानी अब इनका अनुपात निकालें हम, कौन सा, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आप निकालें, का क्षेत्रफल अनुपात अगर निकालते हैं त्रिभुज ABC का, त्रिभुज देखिएगा, समझिएगा कंसेप्ट को, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ABC, तो इसका जो अनुपात आएगा वो 1:1 होगा, यानी दोनों बराबर होंगे, दोनों का मान आपका एक ही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो त्रिभुज में है माध्यिका अगर आप खींचते हैं, ये क्या आपकी माध्यिका, मीडियन माध्यिका, तो जो माध्यिका आप खींचते हैं वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। और अगर हम त्रिभुज के सापेक्ष देखते हैं, यानी अब ये पूरा ट्राइंगल के ABC, त्रिभुज ABC के सापेक्ष देखेंगे अगर आप, देखिए ये कंसेप्ट साथ साथ में आपको लिखने हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। देखिए नीचे लाइन साथ में आप नीचे लिख लीजिए कि माध्यिका त्रिभुज को 2 भागों में बांटती है। माध्यिका त्रिभुज को 2 भागों में बांटती है। माध्यिका त्रिभुज को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में माध्यिका त्रिभुज को बांटती है। ठीक है, एक कंसेप्ट और देखिए यहां पर, अगर मैं त्रिभुज के सभी मध्य बिंदुओं को मिलाता हूं, देखिए एक एक चीज आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी। एक कंसेप्ट और हम लिखते हैं यहां पर, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिख लो भी, नोट्स आपको बनाने हैं, साथ साथ में लिख लो, क्योंकि नोट्स टेलीग्राम पर मैं इसके नहीं डालने वाला हूं, तो आप साथ साथ में लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया होगा इसको। अब देखो एक कंसेप्ट और इसी के अंदर, केंद्रक किससे रिलेटेड, तो सारी अब मेरे ख्याल से दिक्कतें दूर हो गई होगी आपकी केंद्रक को लेकर। लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन भी मैं कर दूंगा केंद्रक को लेकर। तो एक देखिए कंसेप्ट है, एक ये आपका क्या है, ट्राइंगल ABC। अगर कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के अगर हम मध्य बिंदु, प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाएं, अब देखो यहां से इस मध्य बिंदुओं को हमने मिलाया और जो आपको एक ट्राइंगल मिलेगा, ये देखो, ये यहां पर अगर त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को आपने मिलाया है तो जो आपको त्रिभुज बना है, जो त्रिभुज बना है ये पूरा जो त्रिभुज के सापेक्ष 1/4 क्षेत्र होगा इसका, यानी ये त्रिभुज आपने बनाया, इसके अंदर त्रिभुज की मध्य भुजाओं, जो आपकी भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना है वो जो पहले त्रिभुज था, त्रिभुज ABC का 1/4 होता है, उसके क्षेत्रफल का 1/4 होता है। यानी आप अगर ये बिंदु मिलाते हैं, मान लीजिए ये D, ये E, ये F है, तो मान लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 इंटू में त्रिभुज जो है आपके पास है EFD का क्षेत्रफल। ये कंसेप्ट है, यानी ये इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि जो त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आप मिलाते हैं तो जो बना त्रिभुज है वो पहले वाले त्रिभुज के 1/4,
त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं अच्छे से, बाकी मैंने कंसेप्ट समझा दिया, नोट्स के साथ आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो ये आपका कंसेप्ट है, और इसी के साथ आपका जो त्रिभुज का केंद्रक है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो बात हमने पढ़ी है अभी तक त्रिभुज के केंद्रक के अंदर, मोटा मोटा रूप से आपको बता देता हूं कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। देखिए, त्रिभुज के अंदर पता है आपको मादिकाएं खींची जाती हैं, और मादिकाएं अगर आप सिर से सामने वाली भुजा पर डालते हैं, कोई लाइन खींचते हैं, तो वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो इस प्रकार आप तीनों मादिकाएं आपकी होंगी, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं से मादिकाएं खींची जाएंगी। अब तीनों भुजाओं की जो मादिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा त्रिभुज के में, तीनों मादिकाओं के, त्रिभुज के अंदर तीनों मादिकाओं, ये देखो, ये यहाँ पर मादिका, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये जो बिंदु आएगा तीनों प्रतिच्छेद करेंगी जहाँ पर, तो जो बिंदु मिलेगा, जो पॉइंट होगा, उसे ही आप त्रिभुज का केंद्रक कहेंगे, त्रिभुज का केंद्रक। अब ये जो त्रिभुज का केंद्रक है, त्रिभुज का केंद्रक याद रखना, ये मादिका को 2:1 के अंदर, 2:1 के अंदर विभाजित करता है। और मादिका क्या करती है, देखिए मादिका, देखिए अगर आप, ये त्रिभुज है आपके पास, तो यहां से मादिका डालेंगे तो मादिका 2 बराबर भागों में, किसी भी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो इस कंसेप्ट के बारे में भी हमने पढ़ लिया, और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर इनके मध्य बिंदुओं को हम मिलाते हैं, त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, तो जो क्षेत्रफल जो बना त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होने वाला है। तो ये लाइनें हमने कुछ पढ़ी थी, और ये केंद्रक भी हमने पढ़ा कि त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। तो यही आपका केंद्रक है, इससे बाहर चीजें कुछ नहीं जाएंगी। कुछ क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे, लेकिन अभी ये तो त्रिभुज का केंद्रक। अब हम त्रिभुज के अंतः केंद्र के बारे में बात करते हैं, तो इसको लिखो, फिर मैं बात करता हूं त्रिभुज के अंतः केंद्र के बारे में। फटाफट लिखो। ठीक है, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं अपन अंतः केंद्र के बारे में। त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र, चलिए बात करते हैं त्रिभुज के अंतः केंद्र के बारे में। सही नहीं मिल रही। तो देखिए अंतः केंद्र क्या होगा, आपने कोण समद्विभाजक पढ़ा है, यानी सुना होगा अच्छे से, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लेंगे। कोण समद्विभाजक यानी जो किसी भी आप सिर से घेर रहे हैं, डाल रहे हैं, कोई रेखा खींच रहे हैं, तो वो कोणों को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर 90 डिग्री एंगल है तो उसे आप 45-45 में विभाजित कर देंगे। तो इस प्रकार जो कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसे आप क्या कहेंगे, त्रिभुज का अंतः केंद्र कहेंगे। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, त्रिभुज का अंतः केंद्र। ये लिख लिया होगा, त्रिभुज का अंतः केंद्र। और अच्छे से मैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं आपके, कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए बस आपके, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये चीज़ समझ गए तो अब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत आएगी भी नहीं आपको। त्रिभुज का अंतः केंद्र, इन सेंटर, त्रिभुज का अंतः केंद्र, नाम से स्पष्ट है, अंतः केंद्र, इन सेंटर। ठीक है, तो देखिए पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर थ्योरी थोड़ी सी लिखेंगे। तो ये आपके पास है त्रिभुज, ध्यान से सुनिएगा भाई, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। त्रिभुज ABC, ठीक है। अब एक चीज आपने पढ़ी है, ना पढ़ी है तो अब पढ़ लेंगे।
देखिए कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर इंग्लिश के अंदर कह देंगे एंगल बाइसेक्टर। तो ये देखिए कोण समद्विभाजक, मान लीजिए ये आपके पास एंगल 60 डिग्री है, एक बार सपोज करें हम, तो कोण समद्विभाजक आप खींचेंगे तो ये एंगल आपको क्या होगा 30-30 डिग्री का मिलेगा। कोण समद्विभाजक के अंदर एंगल 30-30 डिग्री का मिलेगा। हमने माध्यिका डाली तो वो दो बराबर भागों में बांट रही थी, तो कोण समद्विभाजक ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल मात्र ये कोणों का ही समद्विभाजन करेगा, आगे इसका कोई मतलब नहीं है कि वो आपको दो बराबर हिस्सों में विभाजित करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो लेंथ आएगी, इसके अंदर जो ये लेंथ आएगी ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। दोनों जो ये मान है आपके पास, मान लीजिए डी पॉइंट है, तो ये दोनों बी डी और सी डी बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये केवल मात्र कोणों का समद्विभाजन कर रहा है, और कोणों का समद्विभाजन कर रहा है। देखिए अगर ये इस कोण का आप समद्विभाजन करेंगे, ये ई मान लिया, और ऐसे ही आप इस कोण का समद्विभाजन कर रहे हैं तो ये आपने एफ मान लिया। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आपका क्या होगा, इन सेंटर या फिर अंतः केंद्र आप इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं, इन सेंटर या फिर अंतः केंद्र। तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। फिर एक और डेफिनेशन आपको समझाऊंगा, छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। यानी जो आपके कोण है, कोणों का जो समद्विभाजन होगा, कोणों का समद्विभाजन, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजन का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वही आपका क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र या फिर इन सेंटर। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दो डेफिनेशन होगी, अभी एक दूसरी भी कराने वाला हूं, पहले आप पहली लिखिए। क्या है पहली डेफिनेशन? देखिए त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजन, कोणों का समद्विभाजन का प्रतिच्छेदन बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। और अंतः केंद्र की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए जो खींचा गया अंतःवर्त है, त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए अंतःवर्त का केंद्र बिंदु, त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए, देखो ऐसे ये मान लीजिए आपकी सभी भुजाओं को ये स्पर्श कर रहा है, ये सर्किल है आपका, ठीक है, तो ये सर्किल बन गया। अब त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए अंतःवर्त, यानी जो अंदर की ओर वर्त बना है उसका केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं क्या, कि त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ अंतःवर्त का केंद्र क्या कहलाता है? देखिए अंतःवर्त जो आप खींच रहे हैं उसका केंद्र ही क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाता है। तो ये आपकी दो डेफिनेशन हो गई। तो अच्छे से आपने सुन लिया होगा, एक दो बार और आप देख लीजिए अंतः केंद्र क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, जो अंतः केंद्र है उसके अंदर जो ये लाइनें हैं, ये दूरी है आपकी यहां से लेकर यहां तक दूरी, ये समान नहीं होती, लेकिन समान क्या होती है, अगर आप यहां से इसकी रेडियस लेते हैं, देखिए ये क्या होगी रेडियस r, ये भी क्या होगी रेडियस r, और ये भी क्या होगी रेडियस r। तो यानी जो त्रिभुज से शीर्षों से अंतः केंद्र की दूरी बराबर नहीं होती, लेकिन त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर अंतः केंद्र स्थित होता है। ये देखो ये r दूरी पर है, ये यहां पर ये रेडियस है, तो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर अंतः केंद्र स्थित होता है। समझ में आ गया कंसेप्ट? त्रिभुज की देखिए दो कंसेप्ट आएंगे, एक परिकेंद्र के अंदर अलग आएगा जिसके अंदर जो आपका शीर्ष है वहां से अंतः केंद्र की दूरियां समान होगी, लेकिन इसके अंदर अंतः केंद्र की दूरियां देखो शीर्ष से बराबर नहीं होगी, लेकिन जो आपका अंतः केंद्र है उसकी भुजाओं से दूरियां, अंतः केंद्र की भुजाओं से दूरियां, त्रिभुज की भुजाओं से दूरियां वो बराबर होंगी। और वो देख सकते हैं वो क्या होगी, आपकी त्रिज्या होगी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं वर्त ये स्पर्श करता हुआ है, भी ऐसे नहीं, ये तो थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन ये स्पर्श करता हुआ है भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो ये रेडियस के इक्वल होगा। तो आप एक कंसेप्ट यहां पर लिख सकते हैं, और फिर इसकी त्रिज्या का मान हम निकालेंगे।
तो ये कंसेप्ट समझ लीजिए, यहां पर ध्यान से कंसेप्ट देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। क्या है देखो कि त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है वो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरियों पर स्थित होता है। ये लाइन आप लिख सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको कि अंतः केंद्र लिख सकते हैं, अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। तो आप त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। अतः देखिए आर जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या आर बराबर, अब ये आर है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या, कि जो डेल अपॉन एस, ये डेल नहीं है, ये एरिया है किसका, त्रिभुज का एरिया, इसे क्या कहेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जो आप निकाल सकते हैं जिस हिसाब से आपको त्रिभुज दिया है, हीरोन फॉर्मूले से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिसके अंदर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है और वर्गमूल उसका ऊपर होता है। तो आप हीरो के सूत्र से इसका मान निकाल सकते हैं। ये अस क्या होगा, अस बराबर त्रिभुज का, देखिए अस बराबर अर्ध परिमाप होगा, अस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो ये देखिए दोनों चीजें समझ गए। तो त्रिज्या आएगी एरिया अपॉन में एस, जो ये एस बराबर ए प्लस बी, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर, ये जो तीनों भुजाएं हैं, देखिए ये यहां पर देखिए जो ये आपको भुजाएं दे रखी हैं, ये तीनों भुजाएं, इसकी मान लीजिए लेंथ ए है पूरे की, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है। तो ये तीनों भुजाओं को व्यक्त करता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और यहाँ से जो एस का मान आएगा वो आप हीरोन फॉर्मूले के अंदर लगा सकते हैं। और हीरोन फॉर्मूला आपको पता है, एरिया निकालने का क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो आप त्रिज्या ऐसे यहाँ पर निकाल सकते हैं, त्रिज्या आर बराबर डेल अपॉन एस आपका आएगा, और ये त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल भी हो जाएगा। तो ये बात तो हुई आपके त्रिभुज के केंद्र और अंतः केंद्र के बारे में। देखो अभी देखो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पढ़नी है। त्रिभुज का केंद्र क्या होता है, यानी जितनी भी त्रिभुज के अंदर तीनों जो मादिकाएं होंगी उनका जो कटान बिंदु होगा वो तो त्रिभुज का केंद्र कहलाएगा, 2:1 के अंदर विभाजित करेगा। दूसरी चीज, त्रिभुज का अंतः केंद्र जो कोण समद्विभाजक हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं, उनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तीनों में कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। और अंतः केंद्र है वो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है, त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर अंतः केंद्र स्थित होता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये है आपका अंतः केंद्र और केंद्र। अब देखिए एक बात करते हैं त्रिभुजों को लेकर, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज हम करते हैं, न्यून कोण लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं और आपका अधिक कोण त्रिभुज लेते हैं। और उसके अंदर चेक करते हैं कि क्या जो आप ले रहे हैं ये अंतः केंद्र, अगर आप त्रिभुज अलग लेते हैं, क्या वो आपका त्रिभुज के अंतः केंद्र है वो त्रिभुज सभी त्रिभुजों के अंदर ही आएगा या बाहर बन सकता है। क्योंकि आप जब परिकेंद्र और आप लंब केंद्र पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आपका अलग हो जाएगा थोड़ा, यानी उसके अंदर जो आपका केंद्र है वो त्रिभुज की स्थिति पर व्यक्त करेगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो वो कर्णभुजा पर होगा, अधिक कोण के अंदर बाहर हो जाएगा। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर भी हम कंडीशन चेक करते हैं। देखिए हम बात करते हैं इसके बारे में, त्रिभुज हम लेंगे, सारे त्रिभुज हम लेते हैं, न्यून कोण हम त्रिभुज लेंगे, अधिक कोण हम लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पर न्यून कोण त्रिभुज। ये है आपका न्यून कोण त्रिभुज। और एक मैं लेता हूं समकोण त्रिभुज। एक एक करके हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं अपना। एक लेते हैं हम अधिक कोण, ठीक है, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है। तो आप लिख सकते हैं ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज।
ये हो गया समकोण 90 डिग्री है ये, और ये हो गया आपका अधिक कोण। आराम से ये पूरा 2 क्लासेस के अंदर आपका खत्म होने वाला है। तो 2 क्लासेस इसके अंदर हम अच्छे से ईमानदारी से काम करेंगे, इसको अच्छे से सीखना है हमें भाई, रटना बिल्कुल भी नहीं है चीज़ें, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक की, यानी जो सेंटर है आपका उसके बारे में बात करते हैं। केंद्रक क्या था कि त्रिभुज की जो तीनों मादिकाएं हैं वो अगर आपकी जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो आपका त्रिभुज का केंद्र कहलाएगा। तो यही यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से मादिका इस त्रिभुज के अंदर लेता हूँ, जो न्यून कोण है उसके अंदर मैं त्रिभुज की तीनों मादिकाओं को मिलाऊंगा, तो देखिए ये कहाँ पर आ रहा है, त्रिभुज के अंदर ही। तो यहाँ पर ये क्या होगा, न्यून कोण के अंदर त्रिभुज के अंदर ही केंद्र आ रहा है, देखो बाहर नहीं आ रहा है। ऐसे ही हम बात करते हैं समकोण के लिए, तो समकोण के लिए भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर आप मादिका डालते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांटेगी इसको, तो ये हो गई। यहाँ से डालेंगे तो ये भी इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, ये डालेंगे तो ये भी आपकी 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। 1 मिनट भाई, तो ये भी आपकी 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो जो ये आएगा, देखिए समकोण त्रिभुज के अंदर भी केंद्र कहाँ पर होगा, अंदर ही होगा। ऐसे ही आप अधिकोण त्रिभुज के लिए बात करें तो देखिए अधिकोण त्रिभुज के लिए ये आपकी यहाँ आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर डालेंगे तो ये यहाँ पर अधिकोण केंद्र भी आ गया, और यहाँ से आप इसकी मध्य भुजा देखिए थोड़ी सी, देखिए यहाँ से आप देखेंगे, बेसिकली आपको कंसेप्ट याद रखना है ये। देखिए तो यहाँ पर भी अधिकोण त्रिभुज के अंदर भी क्या आ रहा है, जो आप केंद्र है वो अंदर ही आएगा। तो यानी आप कह सकते हैं त्रिभुज का जो केंद्रक है, चाहे आप न्यून कोण लें, समकोण त्रिभुज लें, अधिक कोण लें, वो त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा। तो ये कंसेप्ट आप लिख सकते हैं, क्या केंद्रक सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, केंद्रक सदैव त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। तो ये कंसेप्ट आपका। ऐसे ही अगर हम अंतः केंद्र की बात करेंगे, ऐसे ही इस हिसाब से हम अंतः केंद्र के बारे में बात करें तो अंतः केंद्र भी आपका अंदर ही होगा। कोई सा भी आप त्रिभुज ले लीजिए, कोण समद्विभाजक है तो वैसा ही यहाँ पर कंसेप्ट आएगा। तो जो अंतः केंद्र है उसके लिए भी आप ऐसा ही लाइन लिख सकते हैं, अंतः केंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। तो ये 2 चीज आपको याद रखनी है, अंतः केंद्र भी सदैव त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है, त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। अंतः केंद्र भी त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। तो ये आपके कंसेप्ट हैं भाई, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुए होंगे अच्छे से। मैंने कोशिश की है मेरी तरफ से पूरा आपको सही करवाने की। अब देखिए अब कुछ 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं, ताकि आपका ये कंसेप्ट जो हमने क्लियर किया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है। अभी देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन करते हैं, 1-2 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 हमने पढ़े हैं आज, अंतः केंद्र पढ़ लिया और केंद्र पढ़ लिया, और 2 ही हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। फिर ये आपका ये कंसेप्ट है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए किस प्रकार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है, ठीक है। यदि त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है तथा GD बराबर, देखिए अभी मैं बनाऊंगा चित्र आपके लिए, GD बराबर 6 मीटर, GD बराबर 6 मीटर हो तो AD बराबर क्या होगा, हो तो AD बराबर क्या होगा। और यहां पर जो G आपको दे रखा है, जहां G केंद्रक है, जहां G केंद्रक, अब आपको कंसेप्ट ऑटोमेटिक आना चाहिए, जहां G केंद्रक है। अब देखिए त्रिभुज आपको इस प्रकार दे दिया, ये देखिएगा ध्यान से, ये आपको दे दिया ABC, और इसके अंदर यहां पर देखिए ये माध्यिका है और G इसका केंद्रक दे दिया और ये D दे दिया।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है, एडी बिल्कुल एक माध्यिका है, जीडी बराबर 6 मीटर, ये जीडी बराबर आपको 6 मीटर दिया है और जी कहा है कि केंद्र है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर वो तरीका आपको पता है, जो आपको मैंने स्टेटमेंट बताया है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, अगर वो आपको याद है तो आप कर देंगे क्या कि केंद्रक है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। अगर ये याद है तो कर देंगे। अब 2:1 में विभाजित करता है तो ये क्या है, 1 अनुपात है, देख लीजिए ध्यान से। और पूछा क्या है आपको कि एडी बराबर कितना आएगा, तो सीधी सी बात है कि ये टोटल कितना है, 2:1 में विभाजित करता है और एक इकाई का आपको मान दे रखा है बराबर कितना, 6। निकालना कितना है, 2 और 1 3, यानी 6 3 18 और ये एडी का मान आ गया 18 मीटर। मीटर के अंदर दिया है तो मीटर के अंदर आ जाएगा 18 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कई बार, तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। तो ये था भी आपका, आज कोशिश की है कि मैंने आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। वो क्लियर हो गया तो कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दे, कुछ भी घुमा कर दे दे, आप कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस क्लास को देखिए, जहाँ भी जिस भी कंपटीशन में लगता है तो उसके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल ये सेकंड ग्रेड के अंदर ही आएगा, हर एग्जाम के अंदर जहाँ भी लगता है तो उन सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।